हेलो बच्चों, मैं हूं अभय सर और आज आप लोगों का एक और एमसीक्यू क्वेश्चन जीएस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग इसे ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन आपकी कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाने हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा होगा, स्टार्ट करते हैं। वाहन उत्सर्जन में मुख्य प्रदूषक है। तो वाहन उत्सर्जन में मुख्य प्रदूषक होगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। यानी सारी ये हानिकारक गैसें हैं, ये सारी वाहन से उत्सर्जित होती हैं। यानी ये जो परिवहन में तुम्हारे पेट्रोल को जलाने वाले पेट्रोल डीजल से ये सारी गैसें निकलती हैं जैसे। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ। वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन संरक्षण वाला अधिक से अधिक बार पूछा गया है एग्जामों में, तो इसको आप लोग याद रखिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू हुआ है हमारा 25 अक्टूबर 1980 को। कब लागू हुआ? 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन, हिंदू दर्शन किन ग्रंथों के अधिकार को मानते हैं। तो हिंदू दर्शन जो है वो किन ग्रंथों के अधिकार को मानते हैं। यानी हिंदू दर्शन में वेदों के अनुसार कार्य किया जाता है। यानी सबसे पहले ये वेदों को मुख्य रूप से मानते हैं। ठीक है, हिंदू दर्शन वेदों को मुख्य रूप से मानते हैं। रामायण भी उसी का है, उपनिषद भी उसी का है, मगर मेन होता है वेद के हिसाब से अधिकतर इनको माना गया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपसंस्कृत का सबसे अच्छा उदाहरण है। धर्म की संस्कृत का उदाहरण है, घनिष्ठ मित्रों का समूह, ये पारिवारिक समाज का उदाहरण है, आपका विश्वविद्यालय, ये भी आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, आपका पेशा। तो इसमें बोला गया उपसंस्कृत। उपसंस्कृत में आपका पेशा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? पेशा। आप क्या करते हैं, ये तुम्हारी उपसंस्कृति है। ठीक है। अब उसके बाद बोला गया है, विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद। बिल्कुल सही है। विवेकानंद ने प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारवाद सभी चीज़ों को महत्व दिया है। उन्होंने कहा शिक्षा का महत्व प्राकृतिक, आदर्श और व्यवहार से संबंधित है। तो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य में किसी एक धर्म को संरक्षण देना। गलत है। किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना। हाँ, तो यही ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना, यही होता है धर्मनिरपेक्षता। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 62 नंबर। भारत में हरित क्रांति के जनक, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। इसको याद कर लीजिए। अब उसका आता है, भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? संस्कृत निम्नलिखित में से सभी को छोड़कर है। यानी संस्कृत क्या है? तुम्हारा कल्चर इनमें से किस चीज़ों को छोड़कर है? तो साझा में, तो कल्चर में साझा होना नहीं है। पीढ़ियों के बीच प्रसारित होता है कल्चर। ठीक है, प्रसारित भी हो सकता है। व्यवस्थित होता है, हाँ व्यवस्थित भी हो सकता है कल्चर। और असंगठित भी हो सकता है। ठीक है, असंगठित वैसे निगेटिव आंसर, इसमें हमें पॉजिटिव आंसर देखना है। ठीक है, क्या देखेंगे? पॉजिटिव आंसर देखेंगे। तो इसमें क्या बोला है? संस्कृत निम्नलिखित में से सभी को छोड़कर है। संस्कृत निम्न में से सभी को छोड़कर, यानी किसको छोड़कर? और सारे साझा भी संस्कृत में होता है, पीढ़ियों में प्रसारित होता है, व्यवस्थित भी होती है, असंगठित नहीं होती है। तो इसको असंगठित को छोड़कर, इसमें निगेटिव पूछा था। ठीक है, तो निगेटिव का आंसर निगेटिव कर देंगे, असंगठित हो जाएगा। अब उसका जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है? जैविक खेती यानी बायोलॉजिकल खेती। ठीक है, तो इसमें क्या महत्व है? तो कोई रसायन इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया ही नहीं जाएगा। जैविक खेतों में जैविक खादों का प्रयोग किया जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल होता है, बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल होती है जैविक खेती। मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। तो यानी सारे सही हैं, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। जैविक खेती का महत्व, लाभ सभी हैं, तो सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। अब अगले
पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं। मनुष्य के लिए क्या, प्रसन्नता आवश्यक है किंतु पूर्ण है। ठीक है, तो तुम लोग सोच सकते हो प्रसन्नता आवश्यक है मगर पूर्ण नहीं है। केवल प्रसन्नता ही लेकर हम अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, यानी प्रसन्नता ही हमें मिल जाए तो हम हमेशा सारी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। भौतिक सुविधा से भी हमारा पूर्ण नहीं होगा। हमें सारी सुविधाएं मिल जाएं तो क्या हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा? नहीं, हमें सारी सुविधाओं, भौतिक सुविधाओं से जीवन पूर्ण नहीं होता। समृद्धि से, हाँ, समृद्धि हो सकता है। समृद्धि का मतलब सारी चीज़ आती है। संबंध से भी नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 66 का समृद्धि। क्या हो जाएगा? समृद्धि। तो 66 में हम लोग आ जाएंगे किस पे? समृद्धि पर। तो हमारा भौतिक सुख किससे संबंधित है? समृद्धि से। तो हमें लोगों को भौतिक नहीं जानना चाहिए, हमें आना चाहिए समृद्धि पर। किस पर आना चाहिए? समृद्धि पर। मनुष्य के लिए आवश्यक है, ठीक है, पूर्ण नहीं है। मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है ये ऑप्शन नहीं होगा। ये कह रहा है आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है, यानी भौतिक सुविधा, हमें लोगों को भौतिक सुविधा आवश्यक है मगर भौतिक सुविधा क्या है? पूर्ण नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। मनुष्य के लिए आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है भौतिक सुविधा आवश्यक है, हमें चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ साधन चाहिए, मगर ये पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, भौतिक सुविधा होगा। अब उसके बाद सह अस्तित्व का अर्थ है। सह अस्तित्व का अर्थ क्या है? क्वेश्चन से ही बोल रहे हैं, सह अस्तित्व बोल रहे हैं ना, तो नाम का हिंदी में भी देख सकते हैं। तो सेम वर्ड दे दिए गए हैं, इंग्लिश में वर्ड अलग है। ठीक है, तो इंग्लिश का वर्ड का ये दिया गया, तो सह अस्तित्व का मतलब सह अस्तित्व ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, विश्वास और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को किस नाम से जाते हैं? यानी विश्वास और ज्ञान, विश्वास और जहाँ पे विश्वास हो और ज्ञान हो वहाँ पर उसके दार्शनिक अध्ययन को बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। क्या बोलते हैं? ज्ञान मीमांसा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब उसके साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानवीय मूल्य आवश्यक है। मानवीय मूल्य आवश्यक है। कहाँ पे मानवीय मूल्य आवश्यक है? मानवीय मूल्य आवश्यक है स्वयं के साथ सद्भाव में रहने के लिए, स्वयं के साथ सद्भाव में रहने के, जीवन को आसान एवं खुशहाल बनाने के लिए, पारिवारिक दोस्तों के साथ रहने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के, पैसा कमाने के लिए, स्वयं के साथ सद्भावना में रहने के लिए, यानी जहाँ पे रहो सद्भावना में रखो, अच्छी भावना के साथ जीवन जीना चाहिए और दूसरों के साथ भी अच्छी भावना के साथ रहना चाहिए, यानी मानवीय मूल्य स्वयं की सद्भावना में रहने के लिए है। उसके बाद खतरे वाले जंतुओं को सुरक्षा के लिए अलग देखभाल इकाई में रखा जाता है, उसे कहा जाता है खतरे वाले जंतुओं को, यानी जिनको अलग किसी उनके नेचर से ले जाके अलग कहीं देखभाल की जाती है, उसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? एक्स सिटू संरक्षण, हिंदी में बोल सकते हैं एक्स सिटू संरक्षण। और उसी स्थान पर रखते हैं तो उसे स्वास्थ्य कहते हैं। तो इन्होंने कहा अलग, शब्द कौन सा यूज़ किया? अलग। अलग के लिए हम क्या हो जाएगा? एक्स सिटू संरक्षण। ठीक है, किसी सुरक्षित जगहों पर ले जाकर उन्हें संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को वर्ष में प्रारंभ किया गया। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो तुम लोगों का। तो इसमें क्या है? 1973 में किया गया। कब किया गया? 1973 में, और 1 अप्रैल को किया गया था। कितना किया गया था? 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट भारत में स्टार्ट किया गया था। इसका ऑप्शन डी हो गया। अब उसके बाद अगले ऑप्शन पर हम लोग जाते हैं, ऑप्शन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर पे। भारतीय शोध संस्थान मैत्री स्थित है। भारतीय शोध संस्थान, ये इसमें क्या होता है? शोध होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। मैत्री शब्द हमें याद रहना चाहिए। मैत्री शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? यानी ये शोध करने का काम करता है, साइंटिफिक चीज़ों का शोध करता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये भारत का ही है, तो भारतीय लिखा है तो भारत का ही होगा। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका में है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका एक, अभी अंटार्कटिका से एक क्वेश्चन और आया था। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। मैत्री कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में। भारत का विशाल मरुस्थल है कौन सा? सहारा है कि थार है? ठीक है, गोबी है और ये क्या, तकला मकान है। ठीक है, तो अपने यहाँ का सबसे बड़ा, वैसे तो विश्व का सबसे बड़ा सहारा होगा, मगर पूछ क्या रहा है? भारत। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये क्या पूछ रहा है? भारत पूछ रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हमारा है थार। कौन सा मरुस्थल है? थार। भारत का थार है। अगर विश्व का पूछते तो सहारा हम लोग लगाते, तो थार क्या है? भारत का। अब उसके बाद आते हैं, भारत का वह प्रदेश जो 1% में सबसे अधिक आच्छादित
ठीक है। 1% में ये देखो, ये सारे तुम्हें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में, कर्नाटक में, बिहार में। राजस्थान तो तुम लोग समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पे बालू और जल की कमी है, तो यहाँ पे तो वन पाए नहीं जाएंगे। कर्नाटक में भी नहीं है, बिहार भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, यहाँ पर भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया गया मेघालय, नहीं तो मेघालय होता है, मेघालय नहीं दिया और मध्य प्रदेश लगाएंगे। ठीक है, अब सिंधु जल समझौता मध्य है। सिंधु जल समझौता किसके मध्य हुआ है? सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सिंधु जल समझौता किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ जल की उपलब्धता सबसे अधिक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता सबसे अधिक है। भारत में स्वच्छ जल की उपलब्धता यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर उपलब्ध है? उद्योगों में, सिंचाई में, घरेलू उपयोग में, विद्युत आपन में। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ स्वच्छ जल सिंचाई में यूज़ होता है। कहाँ पर? सिंचाई में। सबसे ज़्यादा स्वच्छ जल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? सिंचाई में। सिंचाई में क्यों किया जाता है? क्योंकि अब भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान है तो कृषि पे ज़्यादा कार्य किया जाता है, ज़्यादा लोग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें भी स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई में सबसे ज़्यादा स्वच्छ जल की उपलब्धता है। ठीक है, उसके बाद घरेलू आ जाएगा। अब आते हैं, विश्व के जल संकट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? बाढ़ है, बांध, सूखा, जनसंख्या वृद्धि? तो वैसे भी मेन जनसंख्या वृद्धि ही होगी। क्यों होगी जनसंख्या वृद्धि? हर एक चीज़ की समस्या है, ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी, जंगल कटेंगे, बाढ़, सारी समस्याएं इसी से उत्पन्न होगी। यानी इसमें जल संकट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। वैसे आप लोग भी बता सकते हैं बाढ़, बांध, सूखा, या आप लोग भी बता सकते हैं आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा। वैसे हमारे हिसाब से डी ही ऑप्शन होगा, आपको डी ही लगाना है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपको और कोई लग रहा हो तो। जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। ये बहुत ही पुराना और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर हुए। ठीक है, तो इसी के साथ 78 क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 79, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग उत्पन्न करता है। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम कौन सा रोग उत्पन्न करता है? ब्लू बेबी एक सिंड्रोम होता है जो बच्चों में हो जाता है, जन्म से भी हो सकता है और जन्म के बाद भी। ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण भी हो सकता है, रेडिएशन और पोल्यूशन के कारण भी होता है। तो इस ब्लू बेबी सिंड्रोम में कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा हानिकारक है, ये बताया गया है इन्होंने। तो इनमें फास्फेट प्रदूषण, सल्फेट, क्लोराइड प्रदूषण, नाइट्रेट। वैसे नाइट्रेट, इसमें क्या होता है? नाइट्रेट, क्योंकि बॉडी ब्लू टाइप में होने लगती है बच्चे की, तो ये सिंड्रोम हो जाता है। तो ये नाइट्रेट प्रदूषक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें उत्पन्न करता है। अब ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत? कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, हाइड्रो पावर। तो सीधी सी बात है, ऊर्जा से हाइड्रो पावर यानी पानी जल ऊर्जा से कोई भी पोल्यूशन उत्पन्न नहीं होता है। कोयले से भी पोल्यूशन होता है, गैस के भी जलने से होगा, तेल से भी होगा। ठीक है, तो हाइड्रो पावर से कोई भी पोल्यूशन नहीं, सबसे स्वच्छ स्रोत माना जाता है। बायोगैस का सबसे बड़ा घटक मीथेन होता है, ये तो आप लोगों को याद ही होगा। बायोगैस का सबसे बड़ा घटक मीथेन होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, घटक। उत्पादक यानी जो हरे होंगे वही करेंगे, तो उत्पादक हरे पौधे, घास, ये सब जो होती हैं वो उत्पादक होते हैं। उत्पादकों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ से हमें याद हो जाएगा कि हरे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उत्पादक ही हरे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। और इस पे आते हैं 83 में हमारा है 1982 में भारत में रामसार साइट के रूप में पहचाना गया। रामसार साइट के रूप में किसे पहचाना गया? यानी रामसार एक हमारा संस्था है जिसमें ये रामसार साइट का इंटरनेशनल संस्थान है, ये इसमें इनका संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा बूलर झील है, भरतपुर झील है, चिल्का झील है, सांभर झील है। यानी कौन सी झील ऐसी है जो रामसार के साइट के रूप में जानी गई, यानी रामसार के अंतर्गत आती है? तो इसमें आ गई हमारी चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील आ गई है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अपने देश में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अपने कौन सा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? कार्बेट नहीं, ये तो तैरता। कांचीरंगा भी नहीं है, केवला देवी नहीं है, यानी काइबुल लामजो काइबुल लामजो जो है ये तैरता हुआ उद्यान है। ठीक है, तो ये हमारा तैरता हुआ उद्यान है और ये क्या है? जल के ऊपर होता है और ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल भी है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सन 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम।
पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम रियो सम्मेलन। इसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में यह सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसीलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया 85 क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल की मुख्य उपलब्धि है। क्योटो प्रोटोकॉल की मुख्य उपलब्धि है। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था ये क्योटो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? क्योटो शहर में हुआ था। और इसमें क्या बताया गया था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के सुझाव, यानी ग्रीन हाउस गैसें जो हैं इनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस पर सुझाव दिया गया था। इसके नियंत्रण संबंधित नियम बनाए गए थे। तो ठीक है, इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता है शेर तो हो नहीं सकता, ये तो सबको खाता है, तो प्राथमिक तो है नहीं। पालक तो उत्पादक है, हरी है, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा उत्पादक, तो ये भी उपभोक्ता नहीं है। चील भी उपभोक्ता नहीं है। चील क्या है? प्राथमिक तो होगा नहीं क्योंकि ये मांसाहारी है, तो ये दोनों प्राथमिक नहीं है। पालक उत्पादक, यानी इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब अम्लीय वर्षा करने में कारक गैसें हैं। अम्लीय वर्षा करने में सीधी सी बात है सल्फर डाइऑक्साइड। आँख बंद करके लगा दो, कहीं अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 कहीं पर आए तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, वही अम्ल वर्षा के रूप में जल के साथ पृथ्वी पर ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड। अब उसके बाद आते हैं अगला, वाटर ब्लूम किसे कहते हैं? वाटर ब्लूम, ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। वाटर ब्लूम क्या होता है? पानी की सतह पर शैवालों का फैल जाना, यानी पानी की सतह पर क्या होता है, जैसे तालाबों लाबों में होते हैं, इतने ज़्यादा शैवाल फैल जाते हैं कि पानी उससे ढक जाता है और पानी की ऑक्सीजन को ये सब ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जिससे जलीय जीव प्रभावित होते हैं और वो ऑक्सीजन नहीं पाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये एक प्रकार का वाटर प्रदूषण भी है, वाटर ब्लूम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? शैवाल जो होती है पूरी जल की सतह पर फैल जाती है, आप लोगों ने देखा होगा तालाबों में। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता है? यानी पर्यावरण के अध्ययन में भूमंडल तो पर्यावरण से संबंधित है, वायुमंडल भी पर्यावरण संबंधित है, जलमंडल, ठीक है, ये सौर मंडल नहीं है, क्योंकि सौर मंडल में हम पर्यावरण से बाहर चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? पर्यावरण से बाहर, तो सौरमंडल हमारा इसमें नहीं आएगा। अब किस मापक इकाई डेसिबल होती है? किसकी? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। किसकी मापक इकाई डेसिबल होती है? तो सीधी सी बात, ध्वनि को डीबी में मापते हैं। किसको मापते हैं? ध्वनि को डेसिबल में यानी डीबी में मापते हैं, ध्वनि की इकाई। विश्व पर्यावरण समितियों का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? जिला, ये जिला लेवल पर पूछ रहा है ये, कि जिला पर्यावरण समितियों का अध्यक्ष होता है। जिला में जो पर्यावरण की समितियां बनाई जाती हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इनकी अध्यक्ष कौन होता है? जिले का मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री जिले का तो होगा नहीं, ये प्रदेश का होता है। विधानसभा अध्यक्ष ये भी नहीं होगा, ये भी प्रदेश का होता है। जिले का मुख्य सचिव भी नहीं होगा, जिला अधिकारी होगा, DM। कौन होता है? DM होता है। जिला का पर्यावरण समितियों का अध्यक्ष कौन होता है? जिलाधिकारी होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 93, WHO का अर्थ है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, ये तो 10th 12th क्लास में भी, हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। WHO का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के रूप में सामान्यतः जाने जाते हैं। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट यानी सबसे ज़्यादा जैविक विविधता जहाँ पे पाई जाएगी उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। तो यहाँ पे मैनग्रोव कौन से आएंगे? मैनग्रोव वन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो इसलिए बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल सुपरमार्केट बोलते हैं। विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वेटलैंड दिवस 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, 2 अप्रैल, यानी 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व वेटलैंड दिवस। वेटलैंड क्या होते हैं? ऐसे नमी वाले स्थान होते हैं जहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। तो विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद हवा में मौजूद सबसे अधिक प्रदूषक है। सबसे अधिक प्रदूषण कौन करता है हवा में? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, CFC भी है, CO2 भी है, मगर सबसे अधिक प्रदूषक है तो यानी इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होगा। सबसे अधिक प्रदूषक कौन सा होगा?
सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर की अशुद्धियाँ सबसे ज़्यादा हवा में होती हैं, सबसे नुकसानदायक होती हैं। यही तुम्हारा वो कौन सा वर्षा कराती हैं, अम्लीय वर्षा कराती हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शहरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत उद्योग, सीवेज, ऑटोमोबाइल, टेनरी। तो शहरों में सबसे ज़्यादा उद्योग माना कम भी हुए, सीवेज इतनी ज़्यादा नहीं है, टेनरी नहीं, मगर सीवेज तो होगा नहीं क्योंकि वायु प्रदूषण बोले हैं, ये तो जल प्रदूषण हो जाएगा। उद्योग भी सबसे ज़्यादा तुम्हारा जल प्रदूषण करता है, टेनरी भी नहीं हो जाएंगी। ये ऑटोमोबाइल यानी वाहन जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण का कारण शहरों में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं। अब उसका जल प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है CO द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, पैन द्वारा, उर्वरक द्वारा, जीवाश्म द्वारा, यानी जल प्रदूषण। वो अब ये आ गया जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो इसमें CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का मिलनशील है, पैन, उर्वरक मान लो, उर्वरक के द्वारा, यानी उर्वरक का जो रासायनिक उर्वरक यूज़ करते हैं उनसे जल प्रदूषण ज़्यादा होता है, उसे पैन भी हो सकता है इसमें। अब अगला क्वेश्चन है, और इसका आप लोग बताना, अगर आप लोगों को और कोई लगे ऑप्शन तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। विकिरण के संपर्क में अधिक समय तक मानव शरीर में रहने से उत्पन्न रोग होता है। विकिरण में अगर रह रहे हैं यानी रेडिएशन में रहेंगे तो पोलियो वायरस से होने वाला रोग है, इसमें होगा नहीं। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है, तो ये दोनों तो होने नहीं है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, ये भी इंटेस्टाइन से संबंधित है। ल्यूकीमिया हो जाएगा, क्योंकि हमारे ब्लड सेल जो कि सिकल सेल एनीमिया, ये हो सकता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो जाए, विकिरण में ल्यूकीमिया हो सकता है। MIC, ये भी 100 नंबर क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MIC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं। मेथिल आइसोसाइनाइड होता है, मेथिल आइसोसाइनाइड होता है। ये एक बहुत ही विषैली गैस थी, ये भोपाल त्रासदी से संबंधित है। किससे संबंधित है, भोपाल त्रासदी, यानी भोपाल में ये गैस एक बार लीक हो गई थी, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर दुर्घटना हो गई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे, तब की ये है। तो MIC किससे संबंधित, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। इसी के साथ ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इससे ही इम्पोर्टेंट आपको कंपटीशन वाले और बोर्ड परीक्षाओं के, हाई स्कूल इंटर के भी साइंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।